हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। गाइस, हम घटना चक्र की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमने स्टार्ट किया है सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में भी हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12। और गाइस, अगर आपको चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है, जो चैप्टर नंबर 12 है वो है हमारा नाभिकीय भौतिकी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी तत्व के परमाणुओं पर नाइट्रोजन की बम्बार्डिंग यानी कि बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणुओं के जो नाभिक हैं, नाभिकों का कृत्रिम विखंडन होता है, यानी कि होता है। और इससे हल्के कण कौन से होते हैं आपके? होता है अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। यानी इसने क्या कहा? इसने कहा सपोज कि एक आपके पास परमाणु है, उस पर आपने क्या किया, न्यूट्रॉन से क्या करा, इस पर बम्बार्डिंग करी यानी कि बमबारी करी। और उसके बाद क्या होता है कि नाभिक का विखंडन हो जाता है। मतलब ये जो एक तत्व है वो बहुत से तत्वों में ऐसे टूट जाता है, इसका विखंडन हो जाता है वैसे, ठीक है। तो इससे और क्या होता है कि इससे हल्के कण यानी कि अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन इत्यादि ये सब क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिक को उसके एक भारी आइसोटोप क्या होता है गाइस? जिसमें हमारे जो प्रोटॉन की संख्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो आइसोटोप में बदल देता है, और इसमें क्या होता है कि गामा फोटोन्स के रूप में क्या ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सिंपल, एक आपके पास तत्व है, उस पर आपने क्या किया, एक परमाणु है, तत्व का एक परमाणु है, उस पर आपने क्या, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करी, और यहाँ से हमारा क्या होता है, उसका विखंडन होता है। अब ये हुआ, अब इस पर भी सपोज न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हुई, फिर इस पर भी यहाँ पे क्या होता है, विखंडन होता है। फिर इसका भी होगा आगे की तरफ विखंडन, फिर इसका भी है इसी तरह, और फिर इसका होने लगेगा इसी तरह। ये जो अभिक्रिया है आगे बढ़ती जाती है, और इसको हम बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रक्रिया ओके, एक्चुअली इसमें लिखा है नीचे, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक, देखिए क्या लिखा है, एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन के प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। मतलब एक भारी नाभिक दो नाभिकों में ऐसे टूट जाता है, ठीक है। फिर लिखा है इस प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ तीव्र न्यूट्रॉन, ठीक है, जिससे हमने बम्बार्डिंग कराई थी न्यूट्रॉन, तो कुछ तीव्र न्यूट्रॉन विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा विमोचित यानी कि रिलीज होती है। तो क्या क्या तीव्र इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, और क्या है, गतिज ऊर्जा आती है, विखंडन खंडों की जो गतिज ऊर्जा आती है वो आती है, और जो है कुछ ये गामा किरणों के रूप में क्या आती है, आपकी ऊर्जा आती है, ठीक है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, न्यूट्रॉन भी हो गया, ऊर्जा भी हो गई, और क्या है, गतिज ऊर्जा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद विमोचित यानी कि रिलीज होती है क्या, गामा किरणों के रूप में जो ऊर्जा रिलीज होती है, और यह प्रक्रिया ही परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का आधार है। मतलब इस पर बेस्ड दो चीज़ें हो गई, एक हो गया हमारा परमाणु बम जो कि है ये, और दूसरा हो गया आपका नाभिकीय रिएक्टर। इन दोनों में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, इसको हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा है कि हमने 1 ग्राम क्या लिया, यूरेनियम लिया, ठीक है। तो 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन होने पर क्या होता है, कितनी ऊर्जा निकलती है, इतनी 5 × 10⁻23 MeV ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है। और इतनी ही ऊर्जा जितनी यहाँ पे सिर्फ 1 ग्राम से हो रही है ना, उतनी ही ऊर्जा अगर हम 20 टन TNT लेते हैं तो क्या होता है, आपकी उत्सर्जित होती है, ठीक है। यानी आप देखिए यहाँ पे क्या, कितना, सिर्फ 1 ग्राम, यहाँ पे 20 टन। सोचिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा मात्रा है, और ऊर्जा कितनी निकल रही है, इतनी ही निकल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, इसको यूज़ करना रहेगा, ठीक है। TNT मतलब हो गया ट्राई नाइट्रो टॉलुएन, ठीक है। तो सेम ऊर्जा निकल रही है, बट ये देखिए 20 टन और 1 ग्राम, दोनों में कितना अंतर है। इसलिए हम क्या है, इस ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा दो चीज़ें होती हैं आपकी नाभिकीय विखंडन पे, एक होता है आपका कौन कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पे, एक करता है आपका परमाणु बम, दूसरा
नाभिकीय रिएक्टर। तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है एटम बम, परमाणु बम यानी कि एटम बम। तो इसमें लिखा है परमाणु बम का अधिक उपयुक्त नाम हम कहेंगे नाभिकीय बम या फिर न्यूक्लियर बम। ठीक है, परमाणु बम को इसने क्या बोल दिया, ये न्यूक्लियर बम। ठीक है, तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि ये परमाणु है यूरेनियम का, सपोज ये यूरेनियम 238 या कुछ भी, चलिए बाद में देखेंगे, 235 है। यहाँ पे आपने न्यूट्रॉन की करी, बम्बार्डिंग करी, और ये अभिक्रिया कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी और ये बढ़ती जाएगी, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ये ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको बोला क्या, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तब उस ऊर्जा से अति अल्प समय में क्या है, ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। मतलब कम टाइम में क्या होती है, कितनी विशाल मात्रा आपकी ऊर्जा की विमोचित यानी कि रिलीज होती है। तो परमाणु बम में जो है, हम देखिए जो ईंधन हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है यूरेनियम 235 होता है, एक होता है प्लूटोनियम 239 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के 2 टुकड़े। ओके, तो इसने कहा कि परमाणु बम में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम जो है 239 के 2 टुकड़े एक सघन यानी कि डेंस आवरण में पृथक पृथक रखते हैं। और बम विस्फोट से क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, तो विस्फोट होता है तो कितना ताप निकलता है, कुछ ऐसे निकलता है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, मतलब कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री सेल्सियस, इतना ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना क्या ताप, और लाखों वायुमंडलीय दाब, प्रेशर कितना, लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर, और ताप कितना, ये है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, परमाणु बम के बारे में। अब हम बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर, या हम इसको बोलते हैं परमाणु भट्टी, एटम। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा संयंत्र है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है, विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। और जो हमने अभी परमाणु बम पढ़ा है उसमें हमने देखा था, उसमें लिखा था अनियंत्रित। ठीक है, वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया थी परमाणु बम। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर, ये क्या है, नियंत्रित है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऊर्जा निकल रही होती है उसको हम क्या है, नियंत्रित कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, जैसे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा है इसमें नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और इस मतलब नियत दर पर। ठीक है, तो इस ऊर्जा को हम उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त करते हैं, मतलब इसको हम बहुत जगह यूज़ कर लेते हैं। और ये आधुनिक रिएक्टर में निम्न मुख्य भाग, मतलब देखिए इसमें जो आधुनिक रिएक्टर, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें। एक होता है फ्यूल यानी कि ईंधन। तो फ्यूल ईंधन क्या होता है कि ये रिएक्टर का सबसे क्या होता है, प्रमुख भाग हो गया, और यही वे पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। यानी कि आप किस पे जो न्यूट्रॉन्स है उसकी बम्बार्डिंग किस में कराते हैं, इसी फ्यूल यानी कि ईंधन पे कराते हैं। ठीक है, और ये इस कार्य के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 235 यूज़ करते हैं, और दूसरा हम यूज़ करते हैं प्लूटोनियम 239 यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, एक तो हो गया ईंधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा मंदक। अब मंदक का काम क्या है, देखिए, तो मंदक का काम यह है कि इसका कार्य न्यूट्रॉन की जो गति है उसको मंद करने के लिए, यानी कि उसकी गति को स्लो करने के लिए। जो न्यूट्रॉन होता है उसकी गति जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, तो उसको आप क्या करेंगे, मतलब फास्ट होता है वो, उसे क्या करेंगे आप, स्लो करेंगे। तो ये काम कौन करता है, आपका मंदक करता है, यानी कि मॉडरेटर करता है। और इसमें जो इसमें लिखा है क्योंकि जो मंदित न्यूट्रॉन की यूरेनियम 235 प्लूटोनियम 239 नाभिकों में विखंडन करने की जो प्रायिकता होती है ना, वो अधिक होती है। मतलब आप जो है न्यूट्रॉन को आप थोड़ा सा कम कर दिए तो क्या होगा, जो विखंडन होने की प्रायिकता है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, इसके लिए क्या, अब इसने कहा जो मंदक होता है ना, मंदक के लिए आप क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपने ईंधन के लिए तो कर लिया यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 कर लिया, उसी तरह मंदक के लिए हम क्या करते हैं, भारी जल यूज़ करते हैं, या फिर आप ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेरिलियम ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भारी जल सबसे अच्छा मंदक माना गया अभी तक में। क्या भारी जल को लिखते हैं ऐसे कुछ D2O। ठीक है, तो D2O को सबसे अच्छा अभी तक में मंदक माना गया है।
अब हम बात करेंगे शीतलक। अब शीतलक क्या होता है, देखिए विखंडन होने पर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अत्यधिक मतलब बहुत मात्रा में होती है, ठीक है। और इसको शीतलन द्वारा क्या है, हटाया जा सकता है। जो ऊष्मा होती है उसको अगर हमें थोड़ा सा कंट्रोल या कम करना है तो उसका शीतलन किया जाता है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे मंदक के लिए हमने देख लिया क्या यूज़ करते हैं, हमने फ्यूल देख लिया क्या यूज़ करते हैं, वैसे ही क्या शीतलन के लिए भी हम कुछ यूज़ करते हैं। क्या, एक तो हो गया वायु, वायु को भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप जल को भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते रहते हैं और ये क्या करता है, उसको ठंडा रखने का काम करता है, ठीक है। अब है आपकी एक होती है कंट्रोल रॉड या फिर नियंत्रक छड़ होती है, ठीक है। अब फिर ये भी कुछ हम यूज़ ही करते हैं यहाँ पे, तो या तो आप इसमें कैडमियम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या यूज़ कर लेते हैं, कैडमियम यूज़ कर लेते हैं या फिर बोरोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, ये रिएक्टर में विखंडन की दर को नियंत्रित करती है। हमने कहा ये नियंत्रित जो है श्रृंखला अभिक्रिया है, तो इसको नियंत्रित करने का सबसे बड़ा काम कौन करता है, आपकी ये रॉड करती है, ठीक है। तो ये किसकी, कैडमियम और बोरोन की होती है। अब ये नियंत्रित क्या करती है, देखिए अब ये रॉड जो होती है ना, वो क्या काम करती है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको ये अवशोषित करती है, ठीक है। सपोज़ कि हमारे पास एक रिएक्टर है और ये रॉड हमने यहाँ से सपोज डालना स्टार्ट करी। अब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, जैसे अगर आप इस रॉड को ज़्यादा अंदर करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन ज़्यादा अवशोषित होते हैं। जब आप इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या होता है, वहीं पे क्या होगा कि न्यूट्रॉन कम अवशोषित होंगे। तो क्या होगा, देखिए अगर कैडमियम व बोरोन मंद न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होते हैं, एक चीज़ आइए आगे देखते हैं, ठीक है। अतः जब इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर क्या है ढकेला जाता है तो विखंडन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब ये अंदर की तरफ जाता है या ढकेला जाता है बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ, तो क्या होता है, वो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। और जब न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, बम्बार्डिंग कम करेगा। और जब बम्बार्डिंग कम होगी तो क्या होगा, आपका जो विखंडन है वो भी कम हो जाएगा। और जब वे बाहर की तरफ खींच ली जाती है तब वही दर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन को कम अवशोषित करेगा और अवशोषित कम करेगा तो बम्बार्डिंग ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो आपकी ऊर्जा भी क्या है, विखंडन भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यही है, विखंडन की दर बढ़ जाती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जैसे अभी हमने अभी पढ़ लिया नाभिकीय विखंडन। अब हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। तो नाभिकीय विखंडन फिर से देखते हैं क्या था। नाभिकीय विखंडन में एक परमाणु था और वो दो अलग अलग मतलब छोटे छोटे परमाणु में टूट रहा था, ठीक है। मतलब एक परमाणु टूट रहा था दो में, ठीक है। अब लेकिन नाभिकीय संलयन में अब यहाँ ऐसे ही देख लीजिए कि दो छोटे छोटे हैं परमाणु और ये मिलके क्या कर रहे हैं, एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। ये नाभिकीय संलयन का काम है। और पहले वाला नाभिकीय विखंडन था। लिखा है जब दो अथवा अधिक जो हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। मतलब इसने कहा दो हल्के नाभिक है और ये दोनों संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वही हमने कहा पहले भी, ठीक है। तो इस जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न। वो था आपका फिज़न, ये है आपका फ्यूज़न, ठीक है। इंग्लिश में भी आ सकता है, लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है संलयन से प्राप्त जो नाभिक है, नाभिक का जो द्रव्यमान है, देखिए एक चीज़ पहले ऐसे ही समझिए, हमने कहा एक दो छोटे नाभिक मिले और एक बड़ा नाभिक बना दिया, ठीक है। सपोज इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम था, ऐसे मान लेते हैं, और इसका भी 10 किलोग्राम था, तो इसका होना चाहिए कितना, 20 किलोग्राम, बट ऐसा नहीं मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लेते हैं हम 15 ही किलोग्राम है इसका द्रव्यमान, ठीक है। अब बचा कितना, 5 किलोग्राम। अब ये जो बचा हुआ द्रव्यमान है ना, ये क्या होता है, ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। यही जो है कि जो ऊर्जा निकलती है ना, वो यही इसी से होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब लिखा है संलयन से प्राप्त नाभिक का जो द्रव्यमान है संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग, अभी हमने कहा ना योग यानी कि 20 किलोग्राम होना चाहिए, योग से कम होता है, कम मतलब हमने लिख दिया 15 किलोग्राम, ठीक है, होता है, ठीक है। द्रव्यमान की ये क्षति जो है, यानी जो 5 किलोग्राम वाली क्षति थी, वो ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब आई थिंक आपको ये ईजी हो गया होगा समझना। अब लिखा है उदाहरण था, इसमें लिखा है 2 ड्यूट्रॉन, ठीक है। ड्यूट्रॉन को क्या करा हमने, संलयित किया, करने पर क्या होता है, हमें एक ट्राइट्रॉन मिलता है, ठीक है। तो यानी कि आपने 2 ड्यूट्रॉन को लिया और एक ट्राइट्रॉन बना दिया। फिर इसमें लिखा है भारी हाइड्रोजन के नाभिकों के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के जो यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से क्या होती, अधिक होती। यानी अब हमारे पास क्या है, दो चीज़ें, एक तो है भारी हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा है यूरेनियम 235, ठीक है। ये दो चीज़ें हम समझ गए। तो एक्चुअली इसको ये हम लिख देते हैं, एक हो गया आपका डी
यानी कि हमने लिख दिया ये न्यूट्रॉन, ठीक है। एक ले लिया हमने यूरेनियम 235। तो इसने कहा ये जो भारी हाइड्रोजन है उसके नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा, सपोज कुछ ऊर्जा मिली हमें। अब हमने कहा कि यूरेनियम 235 के विखंडन, यहाँ पे विखंडन हो रहा है, विखंडन से प्राप्त जो, ये संलयन की बात कर रहे हैं, विखंडन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं विखंडन, यहाँ विखंडन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संलयन है, यहाँ विखंडन है, तो इससे भी क्या होती है, विखंडन से कुछ ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसने कहा कि जब ये दोनों चीज़ें को कंपेयर करते हैं तो ऊर्जा हमें किस में ज़्यादा मिलती है, संलयन वाले में हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और जो हमारे सूर्य से जो ऊर्जा होती है ना, वो भी इसी पे बेस्ड होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम। अब ये इसका अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, तो इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोजन बम। उधर हमने 2 पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था, एक मिनट, एक पीछे हमने 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने परमाणु बम, ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन पे था। एक हमने पढ़ा था नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, 2 पढ़े थे। और ये दोनों किस पे थे हमारे, ये दोनों थे हमारे नाभिकीय विखंडन पे थे। अब हम पढ़ेंगे किसका एग्जाम्पल, अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन का, तो उसमें होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। यहाँ तक परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर ये याद रखिएगा, और यहाँ पे है हाइड्रोजन बम, तो इतनी सी बात याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन बम में क्या है, ये नाभिकीय संलयन बम है, क्या है, नाभिकीय संलयन बम है, जो भारी हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन पर आधारित है, ठीक है। भारी हाइड्रोजन नाभिक, ठीक है, डी पे, डी है, भारी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। वैसे हम लिखते हैं ना, नॉर्मल जल की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम भारी जल की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी कि H2O होता है, ये D2O होता है, तो हम डी की बात करें तो भारी हाइड्रोजन नाभिक के संलयन पर आधारित होता है, चूँकि संलयन अति उच्च दर और अति उच्च ताप पर होता है, यानी कि इसने कहा अति उच्च दाब, ठीक है, यानी प्रेशर भी आपका बहुत ज़्यादा है और आपका टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इस पे होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के साथ क्या होता है, विखंडन बम को हम क्या करते हैं, प्रज्वलक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया होती है, ये भी अनियंत्रित है, ठीक है। जो हमने परमाणु बम देखा था वो अनियंत्रित थी, फिर हमने सेकंड जो देखा था नाभिकीय रिएक्टर वो नियंत्रित था। अब हम बात करें हाइड्रोजन बम की, ये भी क्या है, आपकी अनियंत्रित अभिक्रिया है, मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक बार ये कुछ होने, मतलब ये स्टार्ट होगी ना, इसकी अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो आप इसको रोक ही नहीं सकते, ठीक है। इसका जो है उपयोग केवल विध्वंसकारी ही हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा है। वास्तव में सूर्य की जो अपार ऊर्जा का जो स्रोत है वो हल्के नाभिक का संलयन है, ठीक है। मतलब सूर्य में क्या होता है, 2 जैसे हाइड्रोजन मिलके क्या बना देते हैं, हीलियम, मतलब 2 नाभिक, छोटे नाभिक, हल्के नाभिक मिलके क्या एक बड़ा नाभिक बना देते हैं, हीलियम, ठीक है, हीलियम बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है। एक लिखा है मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की है। प्रोजेस्टेरॉन की खोज C.D. एंडरसन और क्या U.F. हेस ने की है। सूर्य तथा तारे में ऊर्जा उत्पादन का जो सिद्धांत है वो H.A. बेथे ने दिया है। और परा यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है वो एनरिको फर्मी। तो वैसे इसमें क्या है, A सही है हमारा, B सही है और C भी सही है, हमारा जो गलत है वो D है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है वर्ष 1938 में क्या है, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, कौन, बेथे ने बताया कि जो सूर्य और जो ब्रह्मांड कि अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वहाँ होने वाले क्या है, नाभिकीय संलयन है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, नाभिकीय संलयन है, जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसका स्रोत, ठीक है। सूर्य का मतलब ऊर्जा का जो स्रोत है, तो वो किस पे आधारित है, वो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किसने बताया, हमारा H.A. बेथे ने बताया, ठीक है। अब दूसरा है कि मेसान मूल कणों की खोज 1935 में किसने करी है, हिडेकी युकावा, ये जापान के थे, ठीक है, इन्होंने की है। फिर है पॉजिस्ट्रॉन नामक धनावेशित मूल कण की खोज 1932 में किसने करी है, C.D. एंडरसन ने की है और U.F. हेस ने करी, तो ये वाला भी सही, ठीक है। अब चौथा जो हमारा गलत है उसमें लिखा है परा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में, क्वेश्चन में था एनरिको फर्मी, ठीक है, ये गलत है। ये किसने करा है, G.T. सीबोर्ग,
का महत्वपूर्ण योगदान है। तो गाइस इसका आंसर जो गलत है वो है डी वाला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि बैले टू प्रयोग क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। और इसमें लिखा है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, इसमें लिखा है डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा है, ठीक है। और इसमें लिखा है एक प्रोसेस होता है आपका, उसको बोलते हैं क्रिस्पर Cas9, ठीक है। इसमें लिखा है कण भौतिकी। अब इसमें हमें क्या बताना है कि कौन से सही है, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि इन तीनों में से कौन से सही। तो इसमें हमारा जो सही है वो है सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला, जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है वो डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी है। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है ना वो एक डिजिटल करेंसी है। जैसे नॉर्मली हम नोट यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे ही क्या है क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल जैसे कि आप नॉर्मली ऐसे ही देखें, आप सब छोड़ दें तो शेयर्स में आप काम करते हैं तो सारा कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता है, सब डिजिटल फॉर्म में चलता रहता है। ना आपको पैसा लेना है, ना आपको शेयर्स लेने हैं, आपको कुछ नहीं करना, सब डिजिटल फॉर्म में चलता है, ठीक है। वैसे ही ये भी आपकी, ठीक है। तो इसमें हम ये प्रौद्योगिकी यूज़ करते हैं, कौन सी? ब्लॉकचेन, ठीक है। बाकी इसने कहा ये गलत है, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखा है बेल टू प्रयोग जो है हमारा कण भौतिकी का एक प्रयोग है जिसे बी मेसन के गुणों के अध्ययन हेतु जो है डिज़ाइन किया गया था। इस प्रयोग ये प्रयोग वर्तमान में क्या है जापान में संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका गलत है। अब दूसरा इसने कहा ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा सही है हमें हमारा, ठीक है। अब इसमें लिखा है क्रिस्पर Cas9, ये बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है? जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें, यानी कि जीनोम एडिटिंग तकनीक है ये। कहाँ? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। जीनोम देखिए लिखा भी है, जीनोम एडिटिंग तकनीक है ये, जो ऐसी पूर्ण तकनीकों की तुलना में तीव्र, सस्ती और सटीक है। जो पहले जो आती थी उसकी तुलना में क्या है, ये तीव्र है और ये सस्ती है और ये सटीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ये बोला इसने। तो इसमें है आंसर हमारा है बी। आइए देखें क्यों सही नहीं है। तो इसमें लिखा है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना जो है संलयन कहलाता है। मतलब इसने कुछ ऐसे बोला है कि एक नाभिक का टूट के दो हो जाना, ठीक है, ये नाभिकीय संलयन कहलाता है। गैस गलत, ये था नाभिकीय विखंडन। तो ये वाला हमारा क्या है? गलत। और यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी बाकी के दो देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है किसी का विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, बिल्कुल सही है। फिर इसमें लिखा है मतलब चार्ल्स डार्विन ने द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सही है। इसमें लिखा है डाई आइस, जो डाई आइस क्या होती है? हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। टेलीफोन की खोज किसने करी है? तो हाँ ठीक है, ग्राहम बेल ने करी है। तो गलत हमारा सिर्फ ये वाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है जो रदरफोर्ड हैं उन्होंने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं हो सकती, ठीक है। ये उन्होंने कहा था, सही बात है, बट ऐसा उनकी जो बात थी वो सही साबित नहीं हुई, बट उन्होंने कहा था, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि उन्हें ये विश्वास था कि आइंस्टाइन का जो नियम है फेल हो जाएगा और जो है मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। बट मात्रा, ये भी उन्होंने कहा था, बट ये भी जो है आपका उनकी जो बातें हैं वो सही नहीं रही, जो कि गलत है। इन्होंने कहा मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, बट ऐसा हो रहा है ना। मात्रा जो है यानी कि जो द्रव्यमान है ऊर्जा में आपका परिवर्तित हो रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा भी था। किसमें देखा था? हमने नाभिकीय संलयन में ये बात देखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जो व्याख्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ओके, यही व्याख्या है। तो इन्होंने दोनों चीज़ें कही थी और इसका आंसर है ए, मतलब जो आपका है कथन और जो आपका मतलब दोनों, देखिए इसमें लिखा है दोनों जो है का और जो ये वाला का और ये सत्य है, और ये जो है इसका स्पष्टीकरण करता है, मतलब ये जो है इसका स्पष्टीकरण कर रहा है। मतलब उन्होंने कहा था ऐसा, लेकिन सच हुआ नहीं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, ठीक है। इसका आंसर है ए। इसमें लिखा है माइक्रोवेव फोटोन्स। मतलब देखिए इसमें क्या कहा कि जो इसमें बेसिकली कहा गया था कि देखिए हम जानते हैं कि जो आपकी लाइट है ना, यानी कि प्रकाश, वो सबसे तेज गति से जो है गमन करती है। बट अब यहाँ पे क्या कहा था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भौतिकवाद थे, क्या नाम था उनका? गुंटूर, और एक थे अल्फांस
स्टारलोफिन, आइंस्टाइन, ये दोनों बंदे थे, एक ये और ये। तो इन्होंने क्या कहा कि आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा जो माइक्रोवेव फोटोन्स होते हैं, ठीक है, को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचारित करने का दावा किया था। उन्होंने कहा जो माइक्रोवेव फोटोन्स होते हैं वो प्रकाश के वेग से ज़्यादा तेज़ी से संचारित होते हैं, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए त्वरित मतलब जिसमें गति देने के लिए, ठीक है, त्वरित मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाने, वेग बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये बेसिकली वेग बढ़ाने के लिए किया जाता है। और किसका वेग बढ़ाने के लिए किया जाता है, वैसे इसका सीधे व्याख्या देखते हैं। इसने कहा प्रोटॉन का, अल्फा कण का और न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें लिखा है प्रोटॉन, तो इसका आंसर है बी, यानी कि वेग बढ़ाता है, क्या करता है, त्वरित उपकरण है, त्वरक उपकरण है। और ये प्रोटॉन का, अल्फा कण और न्यूट्रॉन आदि का जो है उच्च वेग उत्पन्न करता है। लिखा है गाइज, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है ये, पीसीएस में पूछ लिया जाए ऐसा पॉसिबल थोड़ा सा कम है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए निम्न विकिरण प्रकार में से किस में सर्वाधिक, कुछ देखिए ये एक्चुअली लिखा है विकिरण प्रकार नहीं, प्रकाश होगा ये, जो भी प्रकाश आपका सूर्य से आता है, ठीक है, उसमें आप, इसने कहा कि सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है। जैसे कि हम पहले लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसने कहा कि सबसे हाई जो किस तरह से लाइट्स आती है, देखिए एक आती है आपकी एक्सरे, फिर पहले आती है गामा रे, फिर आती है आपकी एक्सरे, फिर हमारी आती है अल्ट्रावायलेट, फिर आपकी विजुअल लाइट्स होती है जो हमें दिखती हैं, जो 7 रंगों की होती हैं वो होती है, फिर आती है इंफ्रारेड आती है, माइक्रोवेव आती है और एक और आती है जो कि है रेडियो वेव। तो इतनी लाइट्स जो है प्रकाश से आती है, ठीक है। अब हम वेवलेंथ ऊर्जा की बात करें, ठीक है, सबसे पहले आवृत्ति की बात कर लेते हैं। तो आवृत्ति सबसे कम होती है इसकी, और आवृत्ति सबसे एन से आवृत्ति को लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा होती है आवृत्ति इसकी, ठीक है। अब हमने कहा जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है ना, ऊर्जा भी उसी में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब इसने कहा यहाँ आवृत्ति कम है, यहाँ थोड़ी और ज़्यादा होगी, इसमें और ज़्यादा, फिर इसमें ज़्यादा और इसमें ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा होती है अधिकतम, ठीक है। तो इसने कहा सर्वाधिक जो है आपकी आवृत्ति बतानी है किस में होगी, तो सर्वाधिक आवृत्ति हमको सर्वाधिक ऊर्जा बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक तो हो गया दृश्य प्रकाश, दृश्य किरणें, जो कि ये वाला है आपका, ठीक है, ये वाला है दृश्य किरणें। दूसरा आ गया आपका एक्सरे, यानी कि एक ये आ गया हमारे पास। एक आता है ये अल्ट्रावायलेट, यानी कि ओके ये है आपका। एक है इंफ्रारेड जो कि है, तो इसमें हमारे पास पता है सबसे इधर ये है, तो इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसी की, तो यानी कि एक्सरे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नया नहीं समझा है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। सेम क्वेश्चन है, इसमें हम बस इसका आंसर ऐसे देख लेते हैं, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, ओके ये नहीं, इसकी है एक्सरे। एक्सरे के बाद देखिए इससे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, आपकी गामा की होती है। गामा हमारे पास है नहीं, तो एक्सरे यहाँ पे है, तो एक्सरे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। फिर लिखा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। अभी जब हमने नोट्स पढ़े हैं तो नोट्स में हमने क्या देखे कि हमने कहा सिंपल दो जो हल्के परमाणु हैं मिलकर क्या करते हैं, एक भारी परमाणु बनाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन। तो जब 2 परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, तो क्या होता है, 2 परमाणुओं से एक बनता है, तो हम इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। तो अगर आप ये पढ़ना चाहें चलिए पढ़ते हैं, काफ़ी कुछ लिखा है इसमें। तो इसमें लिखा है कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला क्या है, नाभिकीय संलयन है, यही क्वेश्चन है। अब लिखा है सूर्य का अधिकांश जो भाग है हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है, और इसके भीतर का जो भाग है उसका जो ताप है करीब कितना होता है, 10⁻⁷ केल्विन के बराबर होता है। और इतने अधिक ताप पर क्या होता है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है, ठीक है। मतलब इसने कहा संलयन मतलब ये और ये मिलके हीलियम बनाते हैं बार बार, ये चीज़ होती रहती है, ठीक है। तो तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती रहती है। और इसके अतिरिक्त क्या है, तारों में दूसरा एक कैसे ऊर्जा मुक्त होती है, तारों में क्या है, गुरुत्वीय संकुचन भी क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सेम क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन आंसर है इसका, ठीक है। अच्छा इसमें 2 चीज़ें ए और 1 और 2, ठीक है। हाँ अभी हमने देखिए ऊपर क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा नाभिकीय संलयन से होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि गुरुत्वीय संकुचन, तो गुरुत्वीय संकुचन ये दोनों हो गया इसका आंसर। तो इसमें कुछ है, ठीक है।
इसका आंसर आप समझ गए होंगे। इसमें लिखा है तारे अपनी जो ऊर्जा है निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है ये ना, देखिए एक हमने कहा नाभिकीय संलयन, दो नाभिक जो है संयुक्त होकर क्या करते हैं, एक बड़ा नाभिक। तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप इन दोनों का नाभिक मतलब ये क्या हो गया, नाभिकीय संयोजन। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है जो सितारे हैं, सितारों में जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है। देखिए फिर से वही चीज़ है, इसमें कुछ अलग नहीं है। हमने कहा दो हाइड्रोजन मिला के एक हीलियम परमाणु, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ये इसका आंसर हो गया। नाभिकीय संलयन सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए मैंने कट कर दिया, बार बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ी। ठीक है, सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है, फिर से वही है, इसका आंसर है बी, नाभिकीय संलयन। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। नाभिकीय विखंडन का मतलब 1 से 2 बन जाना, ठीक है। नाभिकीय संलयन 2 से 1 बनना, ठीक है। ठीक है, तो इसने कहा जो हम नाभिकीय जो विखंडन कर रहे थे उसमें क्या होता है, एक जैसे एक बड़ा नाभिक था, उस पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग। तो लिखा है न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया। तो क्या न्यूट्रॉन प्रेरित थी, बिल्कुल न्यूट्रॉन से ही चल रही थी ये। ठीक है, दूसरा इसने कहा तारों में जो है ऊर्जा उत्पन्न करना नहीं ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि जो तारों में ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी वो नाभिकीय संलयन की वजह से हो रही थी, ना कि नाभिकीय विखंडन। तो ये हो गया हमारा गलत। अब लिखा है नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। एक परमाणु बम में जो बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही चीज़ इसमें लिखे है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी से क्या है, दो अपेक्षाकृत हल्के रेडियो एक्टिव नाभिकों में टूट जाता है, जिसका सम्मिलित द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है, और द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इसके विपरीत नाभिकीय संलयन में दो अथवा अधिक हल्के नाभिक एक अकेले नाभिक में क्या होता है, संलयित यानी हो जाता है, और इसका जो द्रव्यमान है संलयित होने वाले जो नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ठीक है, द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ऊर्जा व अन्य तारों व हाइड्रोजन बम द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, जबकि सब ACD नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। गाइस ये वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो और तो गाइस इसे लाइक करिए। और एक चीज़ और है, अगर आपको PDF चाहिए इन सारे चैप्टर्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। वहाँ पे एक मेरा आप मुझे फेसबुक पे भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं गाइस। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो मेरे चैनल को जितना हो सके मतलब सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।